Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। वर्ब यानी फ़ेल, वह लफ्ज़ जो एक फ़िक्री यानी सेंटेंस में अमल या किसी काम करने को ज़ाहिर करता है। जैसा कि फ़ेल के बगैर यानी वर्ब के बगैर कोई फ़िक्रा यानी सेंटेंस नहीं बन सकता। हर वर्ब की 3 हालतें होते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके अलावा अगर फ़ेल की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म के साथ ing लगाया जाए तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसी फ़िक्रे में बतौर नाउन यानी इसम इस्तेमाल किया जाए तो इसे जेरेंड कहते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब: ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb, regular verb, irregular verb, lexical verb, delexical verb, static verb, auxiliary verb, linking verb, finite verb, infinite verb, reflexive verb, modal verb। इनमें सबसे पहला ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो फ़ेल यानी वर्ब जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। जैसा कि सेंटेंस फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद अगला टॉपिक इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के बिल्कुल उलट और अपोजिट है। इससे मुराद वह वर्ब यानी फ़ेल जिसको अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके बाद अगला टॉपिक रेगुलर वर्ब। जब एक वर्ब की पहली हालत यानी फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है, इससे अगर सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल को एक वर्ब ईडी की मदद से तब्दील कर दिया जाए तो इसको रेगुलर वर्ब कहा जाएगा। इसका मतलब अगर एक वर्ब अपने पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को ईडी में
तब्दील करे तो रेगुलर वर्ब कहते हैं, जैसा कि बाज़ अल्फाज जो डी, ईडी और आईईडी की मदद लेकर अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक इर्रेगुलर वर्ब। ये रेगुलर वर्ब की बिल्कुल उलट और अपोजिट है। इससे मुराद जब एक वर्ब की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईडी की मदद से तब्दील ना हो बल्कि मुख्तलिफ तरीके से तब्दील हो जाए, जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब वो वर्ब यानी फ़ेल होता है जो अपनी पूरी माना दे। ये लेक्सिकल वर्ब दूसरे लफ्ज़ों पर इन्हिसार नहीं करेगा और सेंटेंस यानी फ़िक्रे में मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब होगा, जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक डिलेक्सिकल वर्ब। वो हो वर्ब जिसकी या तो खुद की मानी नहीं होती या उसका इन्हिसार दूसरे अल्फाज पर होता है ताकि अपनी माने को वाज़ेह करें, जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक स्टैटिक वर्ब। वह वर्ब यानी फ़ेल जो किसी हालत को जाहिर करे, जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक ऑक्सिलरी वर्ब। इससे मुराद इमदादी फ़ेल है जो मेन वर्ब की मदद करता है। इसकी मदद से हम टेंस, वॉइस और मूड को पहचानते हैं। टेंस से मुराद ज़माना, वॉइस से मुराद एक्टिव और पैसिव वॉइस, मूड से मुराद यानी काम के मुताल्लिक ये ज़ाहिर हो कि काम किस तरीके से हुआ। काम में तो हुक्म, इल्तिजा, वक्त का तयन, शर्त, तमन्ना वगैरह का पता लगे, जैसा कि be, do, have, be। इसको कंटिन्यूअस टेंस यानी फ़ेल जारी और पैसिव वॉइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि is, am, are, was, were, will, shall वगैरह वगैरह। has, have इसको परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि has, have, had, do, does। ये नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक्रे, क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रे में लगाया जाता है। ये प्रेजेंट और पास्ट की सिंपल टेंसेस में
इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब और इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस में हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डू, डज, डिड। डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट और डिड का इस्तेमाल पास्ट सिंपल में होता है। बाज़ औक़ात इसे जोर देने के लिए फ़िक्र में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक लिंकिंग वर्ब। इससे मुराद वह फेल जो ऑब्जेक्ट यानी मफूल की बजाय सब्जेक्ट यानी फाइल और इसकी कम्प्लीमेंट के साथ राब्ता जोड़ता है, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब को भी लिंकिंग वर्ब में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक फाइनाइट वर्ब। ऐसा वर्ब यानी फेल जिसका कोई सब्जेक्ट यानी फाइल हो और साथ में वर्ब की हालत को जाहिर करे, यानी वर्ब की हालत ज़माने के हिसाब से तब्दील हो जाए। इससे मुराद वह वर्ब जो ज़माने की एतबार से अपने आप को तब्दील करे, जैसा कि यहां पर अगर देखा जाए तो पहले सेंटेंस में राइट्स, दूसरे सेंटेंस में रोट, तीसरी सेंटेंस में राइटिंग, यानी हर सेंटेंस में जमाने के हिसाब से वर्ब चेंज हुआ है। इसके बाद अगला टॉपिक इनफाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब का बिल्कुल अपोजिट और उलट है। ऐसा फेल जिसका कोई सब्जेक्ट यानी फाइल न हो और ये वर्ब की हालतों को जाहिर नहीं करता, यानी टेंस के हिसाब से ये चेंज नहीं होगा। ये उमूमन इन्फिनिटिव, नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल और जेरेंट इस्तेमाल होगा, जैसा कि अगर पहले दो सेंटेंसेस में देखा जाए तो पहले में ट्राइज, फिर दूसरे में ट्राई, ये इन्फिनिटिव है। ये फाइनाइट वर्ब्स हैं जो टेंस के हिसाब से तब्दील होते हैं, लेकिन अगर सिंग को देखा जाए तो यहाँ पर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हुआ है और ये इनफाइनाइट वर्ब है क्योंकि इनकी हालत तब्दील नहीं होती। ऊपर की फ़िक्रे में भी सिंग और नीचे वाली फ़िक्रे में भी ये सिंग है। इसके बाद अगला टॉपिक रिफ्लेक्सिव वर्ब। वह वर्ब यानी फेल जो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बतौर ऑब्जेक्ट यानी मफूल ले ले, जैसा कि यहाँ पर yourself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कट रिफ्लेक्सिव वर्ब। इसके बाद अगला टॉपिक मॉडल वर्ब। वह वर्ब यानी फेल जो किसी काम की सलाहियत, इजाजत, फराइज, नसीहत, इल्तिजा, पेशकश,
عادت وعدے وغیرہ کے لیے استعمال ہو جائے، جیسا کہ ability کے لیے can, could اور able to کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ can کو آپ پریزنٹ حالت میں استعمال کر سکتے ہیں، could کو آپ فاسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں، be able to کو آپ پریزنٹ اور پاسٹ دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پرمیشن یعنی اجازت، پرمیشن لینے کے لیے کین، could، may اور might کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ obligation and necessity یعنی فرائض اور ضروریات، اس کے لیے must، have to اور have got to کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ obligation and advice فرائض اور نصیحت، اس کے لیے should، ought to، had better and shall کا استعمال کیا جاتا ہے۔ should and ought to فرائض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عام نصیحت اور کیا اچھائی ہے اور کیا برائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ had better کو سفارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور خاص موقعوں پر سفارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ shall کو رائے، نصیحت اور ہدایات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ possibility یعنی امکانات، اس کے لیے میں، might اور could کو استعمال کیا جاتا ہے۔ موجودہ اور آنے والی امکانات کے بارے میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ought to آنے والی وقت کی امکانات کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ریکویسٹ یعنی التجا، can، could، may، will and would کو پرمیشن لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ آفر یعنی پیشکش، اس کے لیے will، shall، could and would کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ سجیشن یعنی تجویز، تجویز اور مشورے کے لیے can، shall، could کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ پرامس یعنی وعدہ، وعدے اور خواہش کے لیے will کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہیبٹ یعنی عادت، used to پرانے یا گزرے ہوئے وقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے،
जो अभी ख़त्म हुआ हो, जैसा कि वेल और वुड को बार बार करने वाली आदत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेल को मौजूदा आदत और वुड को पुराने आदत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।